नमस्ते, मैं हूँ रवीन गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। ब्लंटली स्पीकिंग पर हम चर्चा करते जा रहे हैं शेयर मार्केट की कि 15 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक का मार्केट कैसा रहेगा। जी हाँ, इस सप्ताह में मार्केट सिर्फ 3 दिन ही खुलेगी, यानी कि सोमवार को बंद है, छुट्टी है और शुक्रवार को भी छुट्टी है। तो मंगलवार से लेकर वीरवार तक। अगर हम पिछले सप्ताह को अगर थोड़ा-सा रिकैप करें तो देखते हैं तो निफ्टी ने 21,744 का लो बनाया था सोमवार को। जी हाँ, 21,744 उस दिन तकरीबन 1100-1200 पॉइंट मार्केट नीचे आई थी, हालाँकि बाद में थोड़ा-सा ऊपर आ गई थी। और अगर हम हाई देखें तो 22,924 का फ्राइडे को उसने हाई बनाया है और 22,829 पे बंद हुई है, 429 पॉइंट ऊपर। और यहीं पे यदि हम बैंक निफ्टी को देखते हैं तो 49,157 का लो बनाया था मंडे को और 51,245 का फ्राइडे को हाई बनाया है और 51,002 पे बंद हुई है, 762 पॉइंट ऊपर। अगर हम एफआईआईज की बात करें तो फ्राइडे को 2519 करोड़ का 2519 करोड़ का सौदा बेचा है उन्होंने। और अगर पूरे सप्ताह की बात करें मंडे टू फ्राइडे की तो 65,141 करोड़ का सौदा बेचा है। पिछले सप्ताह जो सुभाष जी ने निफ्टी के लेवल दिए थे 22,150 से लेकर 23,350 दिया था। जब मार्केट मंडे को खुली थी तो 22,150 का लेवल नीचे तोड़ के चली गई थी, लेकिन फिर वापस 22,150 के ऊपर आ गई थी। जैसे हम कहते हैं कि सुभाष जी के लेवल हमेशा आसपास ही जाते हैं, तो उस दिन भी मंडे को एक बार नीचे जरूर गई थी, लेकिन फिर उसके बाद वापस आ गई थी। अब नेक्स्ट वीक ये मार्केट कैसा रहने वाला है? ट्रंप के टैरिफ के कारण ये सब मार्केट में दोबारा से तहलका मचा था, हाहाकार मचा था। अभी ट्रंप ने इसके ऊपर पॉज लगा दिया है 90 दिनों का। तो अब मार्केट कैसे आगे 90 दिनों तक हम देखेंगे, इस सब विषय पे हम बात करेंगे। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार रविंदर जी, सभी व्यूअर्स को भी नमस्कार नमस्ते। जो मुझे फॉलो करते हैं। देखो रविंदर जी, आपने बात करी मार्केट पिछली वीक की, अच्छे से एनालिसिस कर दिया है। जैसा सभी जानते हैं कि अमेरिका में जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने टैरिफ बढ़ाए थे और चाइना ने तो खैर रिटेलिएट किया है, बाकी किसी कंट्री ने रिटेलिएट नहीं किया। और रिटेलिएशन में अमेरिका ने अगेन रिटेलिएट किया तो ये अप टू 145% तक चला गया। टैरिफ बढ़ा दिया और चाइना 125% तक टैरिफ बढ़ा दिया। फिर पोज हुआ कि भी 10% बेसिक टैरिफ तो रहेगा और 90 डेज का टाइम दे दिया जाए। और बहुत सारे कंट्री रेस्पॉन्ड कर रहे हैं बाइलेटरल ट्रेडिंग एग्रीमेंट में, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया वाज द फर्स्ट टू स्टार्ट बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। वो भापते हुए पहले से ही कि भाई हमें झगड़ा नहीं करना, वर्ल्ड पावर है, और तो इसलिए ये स्टार्ट हो गया। और बहुत सारी कंट्री इंडिया को फॉलो कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भी लिख कर दिया है कि भी हम अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज रहे हैं और इसको सेटल करें। लेकिन इस तेजी मंदी में और इस टैरिफ वार के अंदर एक बात क्लियर हो गई है कि जैसे ना एक ट्रस्ट फैक्टर था कि भाई डॉलर इज ए सेफ हेवन एसेट, या जी। डॉलर जो रिजर्व करेंसी है, तो आदमी अपने रिजर्व में डॉलर को रखता था। लेकिन अब वो सेफ हेवन जो है वो उसका स्टेटस धीरे 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 वीक हो गया है। अब यूरो की तरफ, चाइनीज युआन की तरफ, इंडिया की तरफ लोग देखने लगे हैं। और क्योंकि कोई भी आदमी जो स्टेटस, मान लो ट्रंप जो है वो भी, उसने 90 डेज का पोज क्यों किया? क्योंकि उस पर प्रेशर था किसका, इंडस्ट्रियलिस्ट का, कि भाई रिसेशन हो सकता है, डिप्रेशन में भी चली जाए। रिसेशन में तो जाएगी जी। इकोनॉमी और डिप्रेशन में भी जा सकती है, क्योंकि जो बॉन्ड मार्केट 4% के आसपास चल रहा था वो जी। बढ़ते बढ़ते 4.5% पर आ गया। और बॉन्ड मार्केट में सेलर ही सेलर थे। यदि उस दिन वो नहीं रुकता तो ये बहुत बड़ी पोजीशन बॉन्ड मार्केट की सेलिंग थी, बायर नहीं था, मतलब तो रेट बढ़ते जाते।
और वो एक नेगेटिव प्रॉब्लम बन जाती है। दूसरा, जैसे एप्पल है, उसने भी प्रेशर बनाया एप्पल ने कि भाई हमारी तो चाइना में बहुत बड़ी फैक्ट्री लगी हुई है और हम वहाँ से बहुत मंगवाते हैं। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स, एप्पल कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह पे फिलहाल एग्जाम कर दिया है जी। चाइना से। तो ये एक चाइना का, जैसे कह रहे थे कि भी चाइना का बहुत बड़ा सेटबैक होगा, तो ये एक अभी एक्सक्लूड कर दिया है, इस पे ड्यूटी हटा दी है। तो वो भी एक रिलीफ मिला है वर्ल्ड को। और इंडिया का जो मार्केट है वो इन कंपैरिजन टू वर्ल्ड ज़्यादा न गिरा था और न ज़्यादा चढ़ा है, थोड़ी हम्म। सी वोलेटिलिटी कम रही है। यूएस अमेरिका की जो एक जैसे यहाँ पे हमारा VIX है, तो जी। वहाँ पर फियर इंडेक्स कह लीजिए वो 50 के आसपास है, बहुत हाई है। तो अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है कि 90 डेज के बाद क्या होगा। कुछ जो कंट्री बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर पाए, क्योंकि हर चीज़ में टाइम लगता है। हमारे यहाँ कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने भी ये कहा है कि वी डोंट सेटल ऑन द पॉइंट ऑफ गन, कि भाई ये तो एक ऐसी सिचुएशन है कि भाई तो हम अपने हिसाब से टाइम लेंगे। तो मतलब इंडिया तो बहुत पहले से स्टार्ट हो गया था, तो 90 डेज के अंदर इंडिया को सेटलमेंट कर लेना चाहिए, बायलैटरल एग्रीमेंट कर लेना चाहिए, हैं? और मेरे हिसाब से और इंडिया इंटरेस्ट विल बी लुक्ड आफ्टर। तो ये, जी। हाँ जी। जी, और तो यानी मार्केट कि में, 90 दिनों के अंदर में सभी देशों ने अपने टैरिफ्स को नेगोशिएट कर लेना है, कि भाई किस तरह से आगे जा सकता है। हाँ जी, न, न, क्योंकि कंट्रीज सभी अफेक्टेड हैं। वर्ल्ड ट्रेड वार किसे हम कह सकते हैं, स्लो डाउन बहुत सारी कंट्रीज में आ जाएगा, क्योंकि इंडिया तो इतने एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे इतना डिपेंडेंट नहीं है। बहुत सारी कंट्रीज हैं जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है, उनको बहुत दिक्कत होगी। और तो ये एक सिचुएशन ऐसी है कि जो वर्ल्ड का जो ट्रेड है वो बहुत कम हो जाएगा यदि ये सुलझी नहीं तो। हम्म। और ठीक है, अमेरिका के लिए बहुत ज़रूरी था कि उनकी फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट दोनों माइनस में थे, डेफिसिट चल रहा था उनका। तो वो अपनी इकोनॉमी को एक परमानेंट स्टेबिलिटी लाना चाह रहे थे, लेकिन वो तरीका जो है एकदम हैफ्टी टैरिफ बढ़ाना, फिर पोज करना, बार बार डिसीजन को चेंज करना, ये एक बड़ी कंट्री के लिए, जो नंबर वन कंट्री है, उसके लिए शोभा नहीं देता। और फिर ये भी एक मजाक बन के रह गया कि जिस तरह से अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाए उस तरह रिटेलिएट किए चाइना ने, फिर उस रिटेलिएशन में उसने बढ़ाए, फिर उन्होंने और बढ़ा दिए। तो ये मतलब 145% और 125% इज नॉट ए हैप्पी सिचुएशन। फिर वहाँ की इंडस्ट्री ने प्रेशर बनाया, तो फिर उन्होंने ये पोस्टपोन कर दिया। तो ये एक अ, चाल जो है वो सही नहीं है, क्योंकि सही नहीं है। सुभाष जी, इसमें एक चीज मेरे मन में सवाल आ रहा है कि जब ट्रम्प ने टैरिफ लगाया और टैरिफ पॉज किया, तो दोनों ही दिशा में ट्रम्प को पता था कि शेयर मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। तो क्या ऐसी भी कोई संभावना हो सकती है उन्होंने इसमें कोई कारोबार किया हो? नहीं, ये वो ऐसा नहीं लगता बिल्कुल भी कि भाई ट्रम्प ने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए नीचे ऊपर करके और मार्केट को कोई बेनिफिट किया हो। वो तो जैसे कहते हैं एक जुनून होता है हम्म। कि मेरे को इकोनॉमी को ठीक करना है, लेकिन वो इतनी फास्ट ठीक करना है, इस चक्कर के अंदर वो नेगेटिव चला गया, है नहीं। नेगेटिव। क्योंकि एजुकेशन सोच सही थी कि भी हम्म। अमेरिका इतने सालों से कंट्रीज पे जो इंपोर्ट करता था उस पर टैरिफ नहीं लगाता था, और दूसरे कंट्रीज उनके एक्सपोर्ट के ऊपर टैरिफ लगाते थे बड़े एग्जॉर्बिटेंट रेट से। बात उसकी सही है भी, जितना तुम टैक्स लगाओगे उतना मैं लगाऊंगा। हम्म। लेकिन फिर भी कोई चीज़ को ठीक करने के लिए थोड़ा धीरे 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 करते रेट को, तो मेरे ख्याल ज़्यादा बेटर था। एकदम कोई चीज़ें नहीं हो सकती।
और उससे बिल्कुल क्या ठीक है, बात है, सारा एकदम वर्ल्ड। से अगर करेंगे तो फिर मारो-मार हाँ, होगी ही जिस तरह से मची है। अगर धीरे-धीरे करके बढ़ाते हैं जैसे आप कह रहे हैं तो फिर भी शायद लोग ना एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं उसको कहीं न कहीं। हाँ जी, तो मैं जी, समझता अब हूँ सु इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं था। सही नहीं था। अब सुभाष जी अगर हम अप्रैल देखिए शुरू हो गया है यानी कि फर्स्ट क्वार्टर हमारा 2025-26 का शुरू हो गया है और लास्ट फोर्थ क्वार्टर के अब रिजल्ट भी आने लग गए हैं। तो ऐसी कंडीशन में रिजल्ट्स का क्या इम्पैक्ट हमें शेयर मार्केट पे अभी देखने को मिलेगा? देखो, ऐसा है, अ, अभी जो टीसीएस का एक मेजर रिजल्ट आया था, वो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम था। कम था। हालाँकि उन्होंने ऑर्डर बुक उनकी अच्छी है, तो और ये करेक्शन भी हो चुका है, तो रिज़ल्ट ज़्यादा खराब नहीं है, लेकिन थोड़ा खराब था। तो हुँ, लेकिन उन्होंने टीसीएस ने जो प्रॉमिस किया है नेक्स्ट ईयर 25-26 वुड बी बेटर, तो ये सही है और इसमें करेक्शन भी हुआ है। बाकी रिज़ल्ट्स में जैसे आरबीआई ने 6.7% का जो 25-26 का जीडीपी एक्सपेक्टेड था, उसको 6.5% कर दिया है। आरबीआई का रोल बहुत बढ़िया चल रहा है, क्योंकि 25 पैसा इन्होंने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया रेपो रेट में, और स्टांस जो है न्यूट्रल से अकोमोडेटिव कर दिया है। इसका ये मतलब है कि आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट और 25, 50, 75 पैसे तक कम हो सकते हैं। कम हो सकता है। तो ये एक पॉजिटिव रहेगा। बाकी अभी बहुत ज़्यादा एस्टिमेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये ट्रेड वार चल रहा है, अनसर्टेनिटी चल रही है यूएस के साथ, तो इसलिए इन्फ्लेशन भी इंडिया का कंट्रोल में है। वो जो 25-26 का लग रहा था 4.2% रहेगा, वो अब 4% रिवाइज कर दिया है आरबीआई ने। तो ओके। और लिक्विडिटी भी वो सिस्टम में जो नहीं थी, वो भी आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि लिक्विडिटी हम प्रोवाइड करेंगे, और तो इसलिए लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। तो वो भी एक पॉजिटिव है इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से। तो ये इंडियन सारे इकोनॉमी के फैक्टर हिसाब से वो भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। तो सुभाष जी अगर हम मान के चलें फॉर एग्जांपल अभी मैं इस वीक क्या लेवल रहेंगे मैं समझता हूँ, लेकिन जिस तरह से मार्केट अभी नीचे वापस आ गई थी एक बार को जो अपना आगे बढ़ी थी, तो क्या अभी कोई हम और फर्दर कोई झटका, कोई बड़ी गिरावट देख सकते हैं इस टैरिफ के अलावा? क्योंकि अब आई थिंक टैरिफ पे तो 90 दिन के बाद ही कुछ अगर हलचल मचेगी तो मचेगी। लेकिन क्या कोई रिजल्ट्स ऐसे आ सकते हैं जो मार्केट को फिर वापस 22,000 के नीचे ले आएँ? देखो रविंद्र जी, ट्रम्प को भी समझ में आ गया है कि भाई, ये मार्केट जब नीचे गिरता है या डेट मार्केट में सेलिंग आती है, तो वो हलचल मच जाती है, प्रेशर बन जाता है। तो वो अब ऐसा काम नहीं करेगा कि जो अभी हुआ था। जी, तो ये मोर लाइकली नहीं है ना, कि मार्केट दोबारा से जैसे 21,744 के ऊपर पिछली वीक लो बना गया था, ये किसी जी, भी तरीके से इंडिया का था। वहाँ पर भी सेलिंग, वर्ल्ड वार के बाद इतनी भयंकर गिरावट एक सिंगल डे में थर्ड टाइम हुई है। तो ऐसी जी, वर्ल्ड सिचुएशन आना इतने, है नहीं, तो ये जी, वो उसके लिए भी कंफर्ट नहीं था, और उस पर भी जी, बहुत भयंकर प्रेशर बना। इन स्पाइट ऑफ वो ये कहता रहा ट्रम्प की भी, मैं अपने ये जो कर रहा हूँ उसमें बैक नहीं होऊंगा, उसको बैक होना पड़ा। हुँ, और चाइना के साथ भी उसको जो एग्जेम्प्ट करने पड़े टैरिफ स्मार्टफोन के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे, वो भी उसकी पोजीशन को ढीला कर रही है। और तो ये एक सिचुएशन ऐसी है कि मार्केट में वो अब समझ गया है कि मान लो 90 डेज के बाद भी यदि सेटलमेंट्स नहीं होते हैं, तो वो एक आसान रास्ता निकाल के देगा, जिससे कि मार्केट में इतना अफेक्ट नहीं आए, और समझदारी भी मार्केट इसी में में है। इतना इफ़ेक्ट ना आए, बिल्कुल ठीक है। तो सुभाष जी अगर अब इस हालातों के चलते अब देखिए नेक्स्ट वीक तो मार्केट सिर्फ 3 दिन ही खुल रही है, 15, 16, 17 को। तो इस इन 3 दिनों में मार्केट को आप कहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखो, मैं बड़ा कंजर्वेटिव बता रहा हूँ, 22,300 नीचे में जाना चाहिए, और 23,400, 22,300 और 23,400 निफ्टी ऊपर में रहना चाहिए, इसके बीच में हुँ, रहना चाहिए। जी, और बैंक निफ्टी हमारा क्लोज हुआ था 51,002,
तो जी। हालांकि बैंक निफ्टी 50,200 मैंने लिया है और हाँ। 52,200 है नहीं। हम्म। तो और क्योंकि मार्केट इतना बैंक अनसर्टेन बैंक है। निफ्टी का दोबारा रिपीट करिएगा लेवल मतलब। 50,200 से 52,200। 50,200 से लेके 52,200। ठीक है। ठीक। तो एक यानी दिन कि ये हो इसके गया कि निफ्टी आपने दे दिया 22,300 से लेके 23,400, लगभग 1100 पॉइंट की रेंज। और हम्म। बैंक निफ्टी 50,200 से लेके 52,200, जो हमेशा आप 2000 पॉइंट की रेंज देते हैं कि इसमें हाँ, मार्केट मूव कर सकता है। हाँ जी। जी। तो मेरे ख्याल इसी इसी दरमियान रहना चाहिए। हाँ जी, आपका बिल्कुल, क्वेश्चन। बिल्कुल। एक सुभाष जी और एक प्रश्न आया था पीछे किसी दर्शक हम्म। का, वो कह रहे थे कि जो सोवरेन बॉन्ड थे गोल्ड वाले, वो भारत सरकार ने क्यों बंद कर दिए, उसके पीछे क्या कारण है? देखिए, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में जो स्कीम थी वो ये थी कि भाई आप जब पैसा इन्वेस्ट करोगे, ठीक है ना, तो जी, आपको 2.5% तो इंटरेस्ट मिलता रहेगा पर एनम। जी, ठीक है। और अ, जब आप इसका रिडेम्पशन होगा तो उस उतनी क्वांटिटी का गोल्ड की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब करंट जैसे मार्केट मान में। लो इस 7 साल में 11-12% से अप्रिशिएट किया, हाँ जी, तो गवर्नमेंट इसका मतलब 12 दो, दो 2.5 साढ़े 14% के ऊपर या 10% अप्रिशिएट किया 7 साल में कंपाउंडेड, तो इसका मतलब 12.5%, 13% गवर्नमेंट लोन ले रखा है। तो ये कोई गवर्नमेंट के हिसाब से अच्छी स्कीम नहीं थी। और इसको कुछ और क्योंकि वो इसके अगेंस्ट कोई रिजर्व भी नहीं बना रहे थे गोल्ड का, है ना। ओके। और तो ये एक नेगेटिव स्कीम थी जो भी गवर्नमेंट ने उस टाइम निकाली, तो वो एक समझदारी वाली स्कीम नहीं थी। इन्होंने ऑनर किया और आगे बंद कर दी। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि 12-13% मैं पीछे भी देख रहा था जब ये प्रश्न आया था कि भाई 1980 से लेके और अब तक 2025 तक लगभग 12-13% का सीएजीआर रहा है, और किसी भी 10 साल के अंतराल में 9.5% से नीचे सीएजीआर नहीं गया है। जो लास्ट टाइम हमने प्रॉपर्टी के उस पर डिस्कशन किया था तो आपने बताया था सीएजीआर जो उसका 7% की ग्रोथ रहती कंपाउंडिंग, जबकि यहाँ हाँ पे जी। 9.5 से नीचे कभी 10 सालों का तो गया ही नहीं। हाँ, तो यही तो है। तो ये हाँ। गवर्नमेंट के हिसाब से ये स्कीम बढ़िया नहीं थी और हम्म। इसलिए डिसकंटिन्यू कर दी। हाँ, मतलब गवर्नमेंट, बिल्कुल आपने सही कहा कि गवर्नमेंट ने एक तरह से 12-13% के ऊपर कर्जा उठा लिया था, जो कि मतलब महंगा था बहुत ज्यादा। क्योंकि गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि जैसे हम गोल्ड को इंपोर्ट करते हैं, जी। ठीक है ना, तो उसमें बहुत सारे लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, हम्म। है ना, तो वो ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ता था। तो उस टाइम पे ये थॉट प्रोसेस था कि भी ये जो गोल्ड इंपोर्ट कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं, इसको एटलीस्ट हम डिजिटली इसको टैकल कर सकते हैं। तो जी। इसलिए इन्होंने इसको ऑफर दिया कि भाई आपका गोल्ड इंपोर्ट हो गया, आपको लॉकर में रखना पड़ता है, सिक्योरिटी रिस्क है, ये डिजिटली हम आपको कंफर्म कर रहे हैं कि 2.5% आपको अप्रिसिएशन मिलेगा और आपका गोल्ड सेफ रहेगा। एक तो आप गोल्ड लिया और गोल्ड को फिजिकली उसको स्टोर किया और 10 साल के बाद उसको मान लो बेचा आप इन्वेस्टमेंट के एंगल से। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा था यार 4-5% एप्रिसिएशन होता है, 2-2.5% ही दे देंगे, पब्लिक को कुछ बेनिफिट भी हो, तो 7-8% भी कॉस्ट रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम्म। वो उन्होंने महसूस हुआ कि ये तो एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा हो गई और इसलिए डिसकंटिन्यू कर दिया। इसीलिए डिस्कंटिन्यू। तो सुभाष जी, इसका मतलब हम एक चीज ये भी देख सकते हैं कि जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट है, ये भी एक अच्छा माध्यम है। हाँ, नहीं मतलब एसेट क्लास है कि देखो इक्विटी जो है वो हिस्टोरिकली हम देखें तो 1980 में सेंसेक्स आया था 100 था, आज जी। 75 जा रहा है 750 टाइम। तो 16% से ऊपर कंपाउंडेड रिटर्न मिल रही है। जी। और यदि हम 1995 94 95 में निफ्टी आया था तो निफ्टी वाज 1000 स्टार्ट जो हुआ जी। था, जी। और आज हम देख रहे हैं इट इज अराउंड 22,000, 23,000। 23,000। तो जी। 23 टाइम हो गया, ये भी सोलह हम्म। परसेंट की रिटर्न दे रही है। हम्म। तो इक्विटी एज एन एसेट क्लास इज गिविंग द मैक्सिमम रिटर्न फॉर अ लॉन्गर पीरियड। हम्म। और इसी प्रकार ये हम प्रॉपर्टी में देखते हैं, वहां पे हमने देखा है कि भी 10 11 12%
कंपाउंडेड CAGR से वो भी रिटर्न दे रही है लॉन्गर टर्म में। हम्म, गोल्ड 7-8% के करीब देता है, डेट हम्म। में 7-8%, 6% होता है। तो हमेशा इक्विटी इज गिविंग द मैक्सिमम रिटर्न। ये एक थॉट प्रोसेस है, कैलकुलेशंस हैं हिस्टोरिकल डाटा से इंडिया के अंदर, वेयर इकोनॉमी इज मूविंग अप, है ना, तो वहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज हैं। हर कंट्री में ऐसा नहीं है। हर कंट्री में ऐसा नहीं। तो सुभाष जी, अगर हम इसको देखें कि अगर कोई व्यक्ति अपना पोर्टफोलियो बनाता है तो उसमें कितने परसेंट जो है उसको गोल्ड में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? देखो नॉर्मली ये बताते हैं कि यंग एज के अंदर आप अपनी सेविंग्स करते हैं तो 60-70% तक आप इक्विटी में रख लें, 10% के करीब गोल्ड में रख लें, है नहीं। और आप अपना घर तो बनाएंगे, वो तो आप यदि मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, घर तो आप जी, बना लीजिए, जी, एक घर आपको चाहिए। जी, 10% रियल एस्टेट में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और जी, 10% आप इसके अंदर भी कर सकते हैं, डेट वगैरह में, है डेट ना। वगैरह। हाँ जी। बिल्कुल। अब सुभाष जी, आपने कहा कि घर तो आप बनाएंगे ही, तो यहाँ पे आजकल ये भी एक चर्चा चलती है कि घर क्यों बनाना, घर बनाना तो महंगा है। ये बात ठीक है। एक तो इंडियन मेंटेलिटी जो है, अपना घर होना चाहिए, एक साइकोलॉजी है ना। जी, दूसरा क्या है कि रेंटल एग्रीमेंट्स वगैरह इतने बढ़िया नहीं होते कि भी आपको लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉपर्टी आपको रेंट पे मिल जाएगी। वो जी, साल 2 साल 3 साल 4 साल, एवरी टाइम यू रिवाइज द एग्रीमेंट, यू उसमें एडजस्टमेंट ठीक नहीं है, तो मतलब जो राइट है वो इतने बढ़िया नहीं है, ओनर हुँ, की तरफ झुके हुए हैं। तो ये भी एक है, फिर डिस्प्यूट हो जाते हैं और स्टेबिलिटी नहीं होती। तो सोशल कारण भी है कि जिनके अपने मकान होते हैं वो मैरिज वगैरह के अंदर सोशल स्टेटस में उनका प्रभाव रहता है। तो सोशली भी हम महसूस करते हैं और इकोनॉमिकली भी देखें तो 10-11% की रिटर्न तो रहती है। तो एक मकान तो आप इन्वेस्ट करना जायज़ है। जायज़ है एक मकान पे, बिल्कुल ठीक है। ठीक है सुभाष जी, मैं समझता हूँ जो नेक्स्ट वीक के आपने लेवल दिए, मैं दर्शकों के लिए एक बार रिपीट कर देता हूँ कि निफ्टी है 22,300 से लेकर 23,400 के बीच में रहने की संभावना दिखाई दे रही है, और बैंक निफ्टी 50,200 से लेकर 52,200 के बीच में रहने की संभावना है। जब भी आप कोई निवेश करें, कोई ट्रेड करें, तो उसके लिए आपको अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लेनी है, क्योंकि जब आप ट्रेड कर रहे होंगे, इन्वेस्ट कर रहे होंगे, उस समय मार्केट में कुछ भी अगर न्यूज़ आ जाती है तो, या कुछ और डेवलपमेंट्स हो जाती हैं, उसके आधार पे मार्केट्स में कुछ भी उतार चढ़ाव संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी। और मैं धन्यवाद जी, समझता हूँ कि सभी आप व्यूअर्स का भी दिल्ली में बहुत-बहुत नहीं हैं, धन्यवाद। दिल्ली से बाहर हैं, बट आप जुड़े और अपना हमारा जो वीकली का विश्लेषण है वो आपने कंप्लीट किया, तो जो दर्शक वेट करते हैं तो उनको भी पूरा का पूरा विश्लेषण उनको समय से मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद।